नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरएस टेक वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि आप भी वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं और आपका जो वोटर आईडी कार्ड है कई बार एक्सेप्ट होने की जगह पर रिजेक्ट हो जाता है। मान लीजिए कि आप बार बार आवेदन करते हैं, आपका जो वोटर आईडी कार्ड है बार बार रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको क्या करना होगा, आपको किस तरह से कंप्लेन करना है, इस वीडियो में मैं आपको पूरा बता दूंगा। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो उसके बाद जो है वोटर आईडी कार्ड बार बार सभी कोई बोलते हैं कि मेरा रिजेक्ट हो गया, मेरा रिजेक्ट हो गया, तो आप समझ जाएंगे कि रिजेक्ट किन कारण से होता है और आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। और यदि मान लीजिए कि आप सब कुछ सही करते हैं उसके बाद भी आपका बार बार रिजेक्ट होते रहता है, तो आपको मतलब कहाँ कंप्लेन करना है और किस तरह आप कंप्लेन कीजिएगा तो आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। इस वीडियो में आपको पूरा बता दूंगा। दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इसके बगल में जो बेल का आइकन आएगा इसे दबा करके ऑल कर दें। दोस्तों, इस वीडियो को आप तभी समझ पाएंगे जब ये वीडियो आपके मोबाइल में क्लियर चल रहा हो। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर जो 3 डॉट दी है इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद क्वालिटी में जाइएगा और कम से कम 480 पिक्सल्स कर दीजिएगा, या फिर आपका नेट स्पीड बहुत अच्छा हो तो आप 720 पिक्सल्स पर भी इसे चला सकते हैं। कम से कम 480 पिक्सल्स कर दीजिएगा जिससे कि ये वीडियो आपके मोबाइल में पूरा क्लियर चले। उसके बाद यहाँ पर जो रेक्टेंगल बना उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये वीडियो जो है वो पूरा फुल स्क्रीन में चलेगा, जिसके बाद से आप जो है इसे आसानी से सीख पाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारा जो फॉर्म है, जब भी हम ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं तो आवेदन करने के बाद जो है हमारा फॉर्म जो है वो रिजेक्ट होता है, तो किन कारण से रिजेक्ट होता है सबसे पहले उस कारण को हम समझ लेते हैं। उसके बाद जो है मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मान लीजिए आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ से मैंने जो है कुछ महत्वपूर्ण जो कारण होता है जिसके कारण से ज़्यादातर फॉर्म रिजेक्ट होते हैं उसका कारण मैं आपको यहाँ पे टाइप करके रखा हुआ हूँ। देखिए, पहला है फॉर्म फिलअप करने में गलती। यदि आप या फिर कोई भी, यदि आप कस्टमर का ही किसी का भर रहे हैं इससे मतलब नहीं है, या फिर आप दुकान चलाते हैं तो कस्टमर का भर रहे हैं या फिर अपना भर रहे हैं, किसी का भी यदि आप फॉर्म फिलअप करने में गलती कर देते हैं, उसमें कुछ डिटेल रॉन्ग फिल कर देते हैं, तब भी आपका जो मतलब वोटर आईडी कार्ड का आवेदन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो फॉर्म फिलअप अच्छा तरीका से कीजिएगा दोस्तों। इसके लिए मतलब बहुत बढ़िया तरीके से मैंने फॉर्म फिलअप करके दिखाया है, जो आप मेरे वीडियो को देखकर आसानी से कर सकते हैं। उसका लिंक जो रहेगा डिस्क्रिप्शन में रहेगा और उसे देख करके आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन करना सीख जाएंगे और फॉर्म फिलअप करने में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। दूसरा होता है रॉन्ग फोटो होने के कारण। देखिए दोस्तों, अभी क्या कर दिया गया है कि मतलब कि ईसीआई में क्या कर दिया गया है कि आपका जो मतलब कि वोटर आईडी कार्ड है उसका यदि फोटो का बैकग्राउंड मान लीजिए कि व्हाइट नहीं है, अब दूसरा कलर भी रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन यदि फिलहाल जो है थोड़ा सा मतलब कि पुराना जिनका है उनका तो है ही है, लेकिन नया वाला में क्या कर दिया गया है कि जो लोग भी नया आवेदन देते हैं उनका जो फोटो का बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए। इससे फायदा ये होता है कि मान लीजिए जब आप आवेदन देते हैं ना तो वो मतलब आपका बैकग्राउंड जब व्हाइट होगा तो आपका जो पूरा फोकस रहेगा वो आपके फोटो पर रहेगा, मतलब कि आप आसानी से उसमें पहचाने जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब बैकग्राउंड अगर दूसरा कलर का करते हैं तो भी आप पहचाने जाते हैं, मतलब दूसरा कुछ बैकग्राउंड लगा देते हैं तो फोटो बढ़िया तरीके से नहीं पहचान पाते हैं, जिसके कारण से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो ईसीआई है वो ये नियम ला दिया है कि आप जो है और जब भी वही फोटो आपका लिया जाएगा जिसका फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट हो, नया वाला में, पुराना वाला जिनका हो गया उनका हो गया, लेकिन नया वाला में जो भी अप्लाई करेंगे उनका बैकग्राउंड यदि व्हाइट रहता है तभी जो है उनका क्या किया जाएगा तो आवेदन को एक्सेप्ट किया जाएगा। यदि आप मान लीजिए कि कोई दूसरा सा बैकग्राउंड लगा देते हैं या फिर दूसरा बैकग्राउंड लगा देते हैं, उस स्थिति में भी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। तीसरा है रॉन्ग एड्रेस प्रूफ के कारण। मान लीजिए कि उसमें एड्रेस प्रूफ अपलोड करने के लिए बोला जाता है, तो एड्रेस प्रूफ जब भी अपलोड कीजिएगा तो एड्रेस प्रूफ में उसमें ऑप्शन रहता है कि ये मान लीजिए कि आपका एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड दिख रहा है, पैन कार्ड दिख रहा है, पासबुक दिख रहा है, मतलब जो भी आपके एड्रेस प्रूफ में वहां पे डॉक्यूमेंट दिख रहा है, मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपको दिखेगा, तो जो आपको डॉक्यूमेंट दिख रहा है उसी डॉक्यूमेंट में से किसी एक को चूज करना है। और जी मान लीजिए आप आधार कार्ड को एड्रेस प्रूफ में मतलब सेलेक्ट कर लिए, तो जब आप आधार कार्ड को या फिर पासबुक को एड्रेस प्रूफ में सेलेक्ट कर लिए, मान लीजिए कि आप पासबुक को ही एड्रेस प्रूफ में सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आपका जो है आपको जो है अपलोड भी करना है तो पासबुक का एक कलरफुल फोटोकॉपी अपलोड करना है। ऐसा नहीं कि मतलब आप जो है एड्रेस प्रूफ में पासबुक को सेलेक्ट कर दिए और अपलोड कर दिए आधार कार्ड, ये भी मतलब आप डिसमैच करते हैं तो भी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें आपको 2 तरह के प्रूफ देने होते हैं, पहला है एड्रेस प्रूफ और दूसरा एज प्रूफ। मतलब एड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, ये जब आप फॉर्म को मैंने अप्लाई करने का बताया उसमें आपको दिखेगा, जब भी अप्लाई कीजिएगा तो वहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है, आप उसमें देख सकते हैं। तो एड्रेस प्रूफ और रॉन्ग मतलब कि एज प्रूफ का कारण भी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। यदि आप मान लीजिए जो सा भी एड्रेस प्रूफ चूज करें उसी एड्रेस प्रूफ का कलरफुल जो है फोटो को अपलोड करें वहां पे। जो भी आप एज प्रूफ का चयन करते हैं, मान लीजिए कि आप आधार कार्ड को एज प्रूफ के रूप में रखना चाहते
चाहते हैं तो आप जो है एज प्रूफ में सेलेक्ट करेंगे आधार कार्ड, और जो आधार कार्ड में अपलोडेड डॉक्यूमेंट है उसको जो अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे वो भी आधार कार्ड का कलरफुल फोटोकॉपी ही अपलोड करेंगे। ऐसा नहीं कि एज प्रूफ में आप आधार कार्ड चयन कर लिए फिर पैन कार्ड अपलोड कर दिए, जिसके कारण से आपका फॉर्म क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, पहला जो था वो फॉर्म फिलअप करने में गलती यदि आप कर देंगे तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा है यदि आप फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट नहीं रखते हैं तो भी वर्तमान समय आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। या फिर आप एड्रेस प्रूफ सही नहीं देते हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यदि आप एज प्रूफ सही नहीं देते हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगला है हियरिंग में न जाने के कारण, मतलब कि देखिए दोस्तों, अभी मतलब कि बहुत ऐसी जगह है जहां पे हियरिंग दे दिया जाता है कि आप हियरिंग को आकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में आइए और वहां पे आकर के क्या कर दीजिए, तो मतलब कि अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको दिखा दीजिए और देखने के बाद हियरिंग डेट दिया जाता है। जब भी आप अप्लाई कीजिएगा तो जब उसमें 2 दिन 1 दिन बाद स्टेटस चेक कीजिएगा, 5 दिन 10 दिन रोज चेक करते रहेगा, उसमें 1 दिन डेट लिख देता है कि इस डेट को ला करके आप हियरिंग दे देना है। यदि आपका एक्सेप्ट नहीं होता है, 1-2 भर जाता है, उस स्थिति में आप जाइएगा हियरिंग में और जा करके अपना जो डॉक्यूमेंट है वहां पे दिखाना रहता है। यदि आप हियरिंग में नहीं पहुंच पाते हैं उसके बाद भी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो ज्यादा लोग को हियरिंग में पहुंचने में दिक्कत ये रहता है कि उनको पता नहीं चल पाता है कि हियरिंग ले जा करके हमें देना कहाँ है। तो देखिए दोस्तों, वहां से अगर कॉल आता है तो बढ़िया बात है, मैसेज में उसका एड्रेस आता है तो अच्छा बात है, नहीं आता है तो एक बार आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो मैं जिस तरह से बता रहा हूं इसी वीडियो में कि कंप्लेन कीजिए, और कंप्लेन कीजिए तो मान लीजिए कि यदि आप हियरिंग में गए थे उसके बाद मतलब कि आपका रिजेक्ट होगा तो कंप्लेन किस तरह से करना है इसको तो मैं बता दूंगा। यदि मान लीजिए कि आप मतलब कि आपको एड्रेस ही नहीं मालूम है, फिर भी आप कंप्लेन कीजिए कि आपने जो मेरा फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्ट करते समय आपने मुझे मतलब हियरिंग में मैं नहीं आया तो आपको कॉल करना चाहिए था या फिर मैसेज के द्वारा करना चाहिए था, जिससे कि मुझे एड्रेस पता चल सके कि मुझे कहां डॉक्यूमेंट ले जाकर के जमा करना है। लेकिन हियरिंग में यदि ये नहीं हुआ, मतलब आपको मैसेज के द्वारा नहीं मिला, आप जगह नहीं जानते हैं, तो आप कंप्लेन कीजिएगा तो वहां से जो है जो भी मतलब ऑपरेटर रहेंगे जो भी रहेंगे आपको कॉन्टेक्ट करके बता देंगे कि यहाँ पर ला करके अपना डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए, डॉक्यूमेंट देखने के बाद एक्सेप्ट हो जाएगा। तो कंप्लेन के द्वारा भी जरिया है कि आप आसानी से मतलब कहाँ डॉक्यूमेंट जमा करना है उसका एड्रेस प्राप्त कर सके। लेकिन दूसरा तरीका ये भी है कि आप अपने अनुमंडल में जाइए, जहां भी आपका सब डिवीजन पड़ता हो वहां पे जाइएगा, तो वहां पे किसी से भी पूछिएगा या फिर आप खुद खोज लीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिस कहाँ है। तो अनुमंडल में किसी मतलब रूम में आपका जो है उसका उस डिपार्टमेंट का ऑफिस रहता है जहां पे आप जा करके जमा करा सकते हैं। और देखिए दोस्तों, छठा है लापरवाही के कारण। मैंने लापरवाही इसलिए लिख दिया है कि ये लापरवाही जो है मान लीजिए कि ये ऑपरेटर ही करते हैं या फिर वहां के जो कर्मचारी होते हैं, उन्हीं के लापरवाही के कारण आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। मेरा ही है तो मैंने ही क्या किया था कि 2 बार 3 बार आवेदन दिया था और दोनों बार तीनों बार ले जा करके मैंने अपना डॉक्यूमेंट जो था हियरिंग में दे दिया था। उसके बाद भी मैंने कंप्लेन किया। तो देखिए दोस्तों, उसमें क्या था कि जब मेरा रिजेक्ट हुआ तो उसमें दिया गया रॉन्ग डिटेल, मतलब मेरा डिटेल था वो रॉन्ग था। लेकिन जब मैंने कंप्लेन किया तो उस कंप्लेन में स्टेटस दिया गया कि ये जो आदमी है वो हियरिंग में नहीं आया, जबकि मैं दोनों बार जा करके हियरिंग में चला गया था। तो हियरिंग में जाने के बाद भी उन लोगों को पता ही नहीं चला कि मैं हियरिंग में भी आया था। उसके बाद रिजेक्ट कर दिए, कारण में दे दिए रॉन्ग डिटेल। फिर उसके बाद जब मैं कंप्लेन किया तो कंप्लेन में दिए कि हियरिंग में आया ही नहीं था। तो इसे कहा जाता है लापरवाही। मतलब आप हियरिंग में जाते हैं फिर भी आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया जाता है कि हियरिंग में आया ही नहीं था, तो ये लापरवाही होता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि ये जो है, आप यदि मान लीजिए कि आप अपने फॉर्म फिलअप करने में ये 6 गलती कर देते हैं, फॉर्म फिलअप करने में गलती कर देते हैं, रॉन्ग फोटो अपलोड कर देते हैं, रॉन्ग एड्रेस प्रूफ या फिर एज प्रूफ अपलोड कर देते हैं, हियरिंग में नहीं जाते हैं, या फिर लापरवाही के कारण भी कभी कभी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले इसमें ऐसा नहीं है कि सबका जो प्रोसेस है वो एक ही होगा। मतलब कि जो भी है, मतलब जो भी लोग हैं जिनका भी फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है तो उनमें कारण दिया रहता है कि मतलब कि इसमें है कि जिनका जिस कारण से रिजेक्ट हुआ है उसका इलाज भी उसी तरह का है। ऐसा नहीं है, सबका इलाज एक ही तरह का नहीं है, सबका रिजेक्ट होने का कारण अलग रहता है, सबका इलाज भी अलग ही रहता है। तो देखिए दोस्तों, मैं जो है सबसे पहले उसका स्टेटस चेक करके दिखा दे रहा हूँ कि किस स्थिति में आपको कंप्लेन करना है और कहाँ कंप्लेन करना है, इसके बारे में दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे। यदि आपके मोबाइल में जो सा भी ब्राउजर उसको ओपन कीजिएगा, फिर टाइप कीजिएगा nvsp.in। देख लीजिए ध्यान से nvsp.in, फिर यहाँ पे सर्च पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही nvsp.in सर्च पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। तो सबसे पहले इस पर आप क्लिक कीजिएगा और जैसे ही आप ट्रैक स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने जो है इसका स्टेट मतलब कि स्टेटस चेक करने का जो मतलब कि इसका मतलब पोर्टल है वो खुल के आएगा। तो इसमें जो अपना रेफरेंस नंबर टाइप कीजिएगा और रेफरेंस नंबर में चेक कीजिएगा कि आपका जो स्टेटस है रिजेक्ट हुआ है तो किस कारण से रिजेक्ट हुआ है, उसका उसी तरह से इलाज है। मैं जो है फिलहाल 3-4 मतलब जो रेफरेंस नंबर है उसको मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ और टाइप करने के बाद जो है आपको दिखा रहा हूँ कि मतलब वो किस कारण से रिजेक्ट हुआ है, क्या वो जो है कंप्लेन करने लायक है या फिर मतलब कि उनको कंप्लेन नहीं करना है या फिर उनको क्या करना है, इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं जो है क्या कर रहा हूँ, तो ये रेफरेंस नंबर टाइप कर दे रहा हूँ। देखिए मैंने रेफरेंस नंबर टाइप करके मैं ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करूंगा। जैसे रेफरेंस नंबर टाइप करने के बाद ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करूंगा, इसका जो है मतलब कि ये आ जाएगा
स्टेटस। तो देखिए ये 14/12 जो है, मैंने ये रेफरेंस नंबर अपना नहीं लिया है, मतलब ये जो व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हीं में से किन्होंने दिया है, तो उन्हीं का मैं रेफरेंस नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये 14/12/2019 को अप्लाई किए थे और इसमें BLO अपॉइंटमेंट भी नहीं हुआ है, मतलब कि ये BLO से भी पूछे नहीं है, मतलब ये जो भी मतलब ERO साहब हैं या फिर जो भी ऑपरेटर हैं, इन्होंने BLO को अपॉइंट भी नहीं किया है, BLO से पूछे भी नहीं है कि ये जो है मतलब कि परमानेंट वासी है कि नहीं है। तो वो तब होता है जब आपका एप्लीकेशन, मतलब आपका जो एप्लीकेशन है वो वेरीफाई हो जाता है। आपने कुछ मतलब फॉर्म भरने में डिटेल गलत कर दिया, तब तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं हो, तो रिजेक्ट हो ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इनका 23/1/2020 को कह रहा है कि अप्लीकेंट सबमिट इनवैलिड फोटो एंड नॉट प्रेजेंट एट हियरिंग। मतलब इसमें 2 कारण दिया गया है। पहला तो कि इन्होंने इनवैलिड फोटो अपलोड किया था, इसका मतलब इन्होंने कोई गलत फोटो अपलोड कर दिया। अभी तो पुराना में ले लिया जाता था, लेकिन नया में नहीं लिया जाता है, तो मतलब इन्होंने इनवैलिड फोटो अपलोड कर दिया, या फिर इनके फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट नहीं था, जिसके कारण से इनका रिजेक्ट हो गया। और दूसरा तो ये है कि ये हियरिंग पर नहीं पहुंचे हैं, मतलब कि हियरिंग में वही प्रॉब्लम हुआ होगा, इनको पता ही नहीं चला होगा कि हमको कहाँ लाकर डॉक्यूमेंट जमा करना है। तो भाई यदि मान लीजिए कि आपने यहाँ पे केवल रहता कि आप हियरिंग में नहीं प्रेजेंट है, तब आप क्या कर सकते थे, आप जो थे कंप्लेन करके, और कंप्लेन में उनका एड्रेस मांग सकते थे, या फिर डायरेक्ट अनुमंडल में जाकर के खोज करके जमा कर सकते थे, तो आपका एक्सेप्ट हो जाता। ये तो रिजेक्ट हो गया तो हो गया, लेकिन नया अप्लाई करके आप उसको एक्सेप्ट करा सकते थे, आप पूरा डॉक्यूमेंट दिखा करके। लेकिन यहाँ पे एक एरर दूसरा है कि आपने जो है इनवैलिड फोटो डाल दिया। तो इनवैलिड फोटो आपने डाल दिया तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका फोटो इनवैलिड है, तो फिर से आपको नया आवेदन देना ही होगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने एक का सर्च किया, एक मतलब रेफरेंस नंबर से, जिसमें है कि इनवैलिड फोटो और हियरिंग डेट पर नहीं प्रेजेंट। तो हियरिंग डेट पर नहीं प्रेजेंट है तो आप एड्रेस पूछ करके या फिर आप अप्लाई करके फिर से जा सकते थे। कंप्लेन करने के बाद एड्रेस मिल जाता तो आप जा सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो इनवैलिड फोटो है, इसके लिए आप यहाँ से कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो रेफरेंस नंबर है आपका समाप्त हो गया, इसके द्वारा इस पर आप कंप्लेन आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप कंप्लेन तभी कीजिएगा जब आप खुद सब डिटेल सही हो। यदि दोस्तों आप सारे डिटेल को सही फिल करते हैं, उसके बाद मान लीजिए आपका रिजेक्ट होता है, आप हियरिंग पर भी चले जाते हैं, या फिर हियरिंग का जगह आपको मालूम नहीं चल पाता है, तब कंप्लेंट कीजिएगा जो हियरिंग का जो जगह है वो आपको मिल जाए और आसानी से मतलब आप वहां पर ले जाकर के डॉक्यूमेंट दिखा दें। तो देखिए दोस्तों, मैं जो है उसी आदमी का मतलब दूसरा जो आवेदन दिया गया था, दोनों बार रिजेक्ट हुआ था। आप लोगों को भी समस्या होगा, कई बार रिजेक्ट हो जाता है। दूसरा मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, टेक स्टेटस पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं जो है दूसरा आवेदन टाइप करने के बाद टेक स्टेटस पे क्लिक कीजिए, तो ये 14/9/2019 को टाइप किया गया था। और देखिए यहाँ पे लिख रहा है इनका 28/9/2019 को रिजेक्ट हुआ था। इसमें कह रहा है कि अप्लीकेंट नॉट गिवन एड्रेस प्रूफ एंड नॉट प्रेजेंट एट हियरिंग। वही मतलब है, इसमें है कि इसमें इसने जो है ये एड्रेस प्रूफ नहीं दिया है। मतलब जब भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे थे, शायद इन्होंने वहाँ पे एड्रेस प्रूफ अपलोड करना छोड़ दिया था, जिसके कारण इनका रिजेक्ट हो गया और हियरिंग में नहीं गए थे। तो चलिए, यहाँ पे एड्रेस प्रूफ दिए ही नहीं थे, तो हियरिंग में जाएंगे तो दिखा देते तो एक्सेप्ट हो जाता, तो वो अलग बात थी। लेकिन जब इन्होंने एड्रेस प्रूफ बढ़िया अपलोड नहीं किया है, तो इनका रिजेक्ट होना ही होना था। इसलिए मैं आप सबको सजेशन कर रहा हूं कि जब भी आप भी अप्लाई कीजिएगा, तो मेरा वीडियो देखिए, मैंने बहुत अच्छा तरीका से बनाया, उसमें देखिए और अप्लाई कीजिए। या फिर आप उस आदमी का वीडियो देखिए जिसने मतलब बहुत बढ़िया तरीका से बताया, जिसमें फॉर्म जो है मतलब किसी तरह से हड़बड़ सड़बड़ भरने के लिए नहीं बताया, अच्छा तरीके से फिलअप करने के लिए बताया। उसका यदि आप वीडियो देख करके अप्लाई करते हैं, या फिर आपको ही खुद बढ़िया तरीका से फॉर्म भरना आता है, तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। कोई जरूरी है कि आप वीडियो देखकर ही कीजिएगा। यदि आप खुद सीख लिए हैं फॉर्म अप्लाई करना, तो उससे भी आप अप्लाई कीजिएगा, तो आपका जो फॉर्म है वो आसानी से एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया था, तो एड्रेस प्रूफ दिया ही नहीं था। तो हियरिंग का चर्चे छोड़िए, इस पर भी हम कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एड्रेस प्रूफ ही गलत दे दिया था। यदि केवल हियरिंग पर नहीं आते तब तो इसका समाधान था, या फिर हियरिंग पर गए रहते तब लिख दिया रहता कि ये नहीं गए हैं, उस समय इसका समाधान था। लेकिन इन्होंने जब फॉर्म भरने में गलती कर दिया, तो उसका जो रिजेक्ट हो जाएगा वो अच्छा है। लेकिन दोस्तों, यदि मान लीजिए कि आपने सारे कुछ सही दिया है और उसके बाद भी ऐसा डिटेल शो करता है कि आपने जो है मतलब एड्रेस प्रूफ गलती कर दी है, फोटो गलती कर दी है, या गलती कर दी है, वह गलती कर दी, आपने सभी डिटेल सही भरा है, पूरा जो है मतलब कि आपने साफ एकदम देख देख करके एकदम होश आवाज में अपने फॉर्म भरा है, उसके बाद भी इधर अनसर्ट रिजेक्ट होता है, रिजेक्ट तो नहीं होगा लेकिन अनसर्ट रिजेक्ट होता है, तो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने 2 का चेक किया, तो ये बीमारी था। अब देखिए, मान लीजिए मैं दूसरा यहाँ पे एक और जो रेफरेंस नंबर है उसको मैं टाइप कर दे रहा हूं और उसका चेक कर रहा हूं कि उनका जो स्टेटस है वो किस तरह का है। देखिए दोस्तों, मैं जो है वहाँ पे टाइप कर दिया हूँ, फिर उसके बाद मैं पे ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करूँगा। जैसे ही हम ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करूँगा, इसमें थोड़ा सा प्रोसेस लगेगा, और प्रोसेस लगने के बाद जो है ये मान लीजिए ये अभी नहीं शो कर रहा है, मतलब कि मैंने जो है यही वाला टाइप कर दिया। देखिए दोस्तों, मैं वीडियो को पॉज करके दूसरा रेफरेंस में टाइप कर दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने जो था मतलब उनके दूसरे आदमी का टाइप किया था, तो इसमें इसका मतलब दिख रहा है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि इनका 21/11/2019 को रिजेक्ट हुआ था। इसमें लिख रहा है कि एप्लीकेंट इज नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन द असेंबली कंडीशन। कह रहा है कि ये जो एप्लीकेंट है, आवेदक है, ये जो है इस विधानसभा क्षेत्र में
मतलब कि सामान्य रूप से वासी नहीं है, मतलब इनको कह दिया गया कि ये रहते ही नहीं है, जबकि ये आदमी जो है ये पूरा तरीका से अपने रेसिडेंट पर ही रहते हैं, हमेशा रहते हैं, मतलब कि वो रेसिडेंट पर ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बाहर चले गए हैं, घर ही पर रहते हैं डेली है, क्योंकि ये एक स्टूडेंट का है तो ये घर पर ही रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, उसके बाद भी ये रिजेक्ट हो गया है। तो ये चाहे तो ये कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि इनको जो बना दिया गया, मान लीजिए कि ये वासी हैं और फिर उनके कह दिया गया कि ये वहाँ पे रहते ही नहीं है, तो ये गलत बात है, ये चेक करना चाहिए था और चेक करने के बाद जो है ऐसा मतलब देना चाहिए था कि ये जो है वासी नहीं है, जबकि ये है, जरूर है। तो ये मान लीजिए कि ये बीएलओ से भी नहीं पूछे या फिर ऑटोमेटिक ऐसे ही जो है जैसे मन किया वैसे भी मतलब ये रिजेक्ट कर दिए कि ये जो है ऑर्डिनरी वासी है, मतलब ये रहते ही नहीं है, तो ये भी इसे ही लापरवाही कहा जा सकता है। तो इस कारण से रिजेक्ट हुआ, तो इसमें ये कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इनका जो है नया आवेदन करके ये डॉक्यूमेंट दे करके ये एक्सेप्ट करा चुके हैं, तो इनको जो है कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों सही आपका भी हो जाता है, मान लीजिए कि यदि आप अप्लाई करते हैं और आपका जो है वो सारा चीज़ सही रहता है, आप भी वहाँ के वासी रहते हैं और ऐसे रिजेक्ट हो जाते हो, तो आप कंप्लेन कीजिएगा। तो देखिए मैं आपको कंप्लेन करने का रास्ता बता दे रहा हूँ। तो कंप्लेन करने का देखिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको कंप्लेन करने का रास्ता ही बताने के लिए इस वीडियो को बनाया था। तो सबसे पहले आपको समझाना जरूरी था कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होता है, तो किन किन कारणों से रिजेक्ट होता है ये मैंने आपको समझाया था। तो देखिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, तो आप जो है मतलब कंप्लेन दो तरह से कर सकते हैं, पहला है IVR के माध्यम से और दूसरा है आप खुद से यहाँ से मतलब कि इसका जो पोर्टल बनाया गया उसके उस पोर्टल के माध्यम से। तो मैं दोनों तरीका से बता दे रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों आप क्या कीजिएगा, तो मान लीजिए कि यदि आपका जो है रिजेक्ट हो जाता है, यदि आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा करना है, वहाँ पे जाकर के डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, उसके बाद रिजेक्ट होता है, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कि आपको पता ही नहीं है कि कहाँ ये, मतलब आप सोचते रह जाते हैं कि मैं जाते हैं खोज करके चले जाते हैं, वो आपको ऑफिस ही नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं कि आप एड्रेस दीजिए और कंप्लेंट कीजिएगा, तो वहाँ से कॉल करके आपको एड्रेस दे दिया जाएगा, आप वहाँ पे ले जाकर के जमा कर दीजिएगा। तो देखिए आपको कंप्लेंट किस तरह से करना है। तो देखिए दोस्तों आप IVR के माध्यम से मतलब कॉल के द्वारा भी आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नंबर जारी किया गया, उस पर आप कॉल करके भी क्या करा सकते हैं, तो कंप्लेंट करा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं अपने कॉन्टैक्ट से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कॉन्टैक्ट नंबर निकाल रहा हूं और कॉन्टैक्ट नंबर निकालने के बाद यहाँ पे देख लीजिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये दिल्ली का नंबर है 1811-1950, मतलब ये आपके मोबाइल में बैलेंस रहेगा या नहीं रहेगा, ये टोल फ्री नंबर इस पर लग जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये क्या होता है कि पूरा इंडिया का जो है ना, मतलब कि जो ECI है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, तो दिल्ली में ही कॉल सेंटर बना हुआ है 1811-1950। तो ये पूरा जो 29 राज्य है भारत में वर्तमान समय में, वो पूरा राज्य का कॉल यहाँ पे रिसीव होता है, सारे राज्य का कंप्लेन यहाँ पे सुना जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही राज्य के यहाँ पे कंप्लेन जाता है। तो जब कॉल कीजिएगा तो ज़्यादा समय तक व्यस्त रहता है, ये 8 से 8 चलता है, मतलब सुबह के 8 बजे से शाम के जो 8 बजे है उसी समय से उपलब्ध रहता है। तो आप दिन में या फिर उस समय कभी भी ट्राई कीजिएगा, आपका फोन लग जाएगा। तो आप इलेक्शन का भाषा चुन करके जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास किसी भी एक्सिक्यूटिव जब कॉल उठाएंगे तो उठाने में थोड़ा सा समय लग सकता है, 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा तक समय लग सकता है, क्योंकि ये जो है पूरा मतलब राज्य का उन पर भार होता है। तो आप घबराइएगा नहीं, आप लगाइएगा कॉल। जब 1811-1950 पे आपका कॉल लगेगा, तो कॉल लगने के बाद जब वो कॉल उठाएंगे तो अपना रेफरेंस नंबर दीजिएगा और रेफरेंस नंबर देने के बाद उनसे ही पूछिएगा कि उसका स्टेटस बताइए। तो स्टेटस बताते हैं कि इस कारण से रिजेक्ट हो गया। यदि मान लीजिए कि आपका बताया गया कि हियरिंग में नहीं गए थे, तो आप वहाँ से उनसे बोलिएगा कि आप कंप्लेन कीजिए कि हम कहाँ ले जाकर के डॉक्यूमेंट जमा करें, कि मतलब कि हमको एड्रेस ही नहीं मालूम है। तो आप कंप्लेन कीजिए, आप उनसे पूछिए कि वो एड्रेस हमको बताएं कि मतलब हमको कहाँ ले जाकर के डॉक्यूमेंट जमा करना है, या फिर आप वहाँ के वासी है, आपको वासी नहीं ठहराया जाता है, तो मतलब कि जिस तरह का आप में रिजेक्ट किया गया, आप जिस तरह से सही है उस तरह से वहाँ पे कंप्लेन बोल दीजिएगा उनको, तो कंप्लेन कर देंगे, वो खुद से कर देंगे। उसके बाद जो आपको कंप्लेन ID दे देंगे, तो कंप्लेन का स्टेटस किस तरह से चेक करना मैं इस वीडियो में आगे बता रहा हूँ। तो आप जो है मतलब उनसे ID ले लीजिएगा कंप्लेन करा करके, और ID मैसेज उधर आया ना, उनसे पूछ करके लिख लीजिएगा। जब लिख करके रख लेते हैं तो उस कंप्लेन का स्टेटस जो है पूरा वहीं पर कॉल करके, आप चाहें तो उन्हीं को कॉल करके उन्हीं को अपना कंप्लेन ID दे करके आप जो है अपना स्टेटस चेक करा सकते हैं। तो पहला रास्ता था ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉल करके 1811-1950 डायल करके आप जो थे मतलब कि वोटर आईडी कार्ड से संबंधित आसानी से क्या करा सकते हैं, तो कंप्लेन करा सकते हैं। दूसरा है केवल 1950 पे कॉल करके भी आप आसानी से क्या करा सकते हैं, तो कंप्लेन करा सकते हैं। ये जो होता है क्षेत्रीय मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, मतलब कि आपके क्षेत्र में जब इलेक्शन रहता है तो उस समय ये केवल 1950 नंबर जो है ये भी टोल फ्री होता है, ये चालू हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। उस पर आप कॉल करके अपने परेशानी को दर्ज करा सकते हैं। ये सालों भर चालू नहीं रहता है 1950 वाला, केवल ये जब भी इलेक्शन आता है, वोट आता है, उस समय ये चालू रहता है। तो IVR में दो माध्यम है, पहला 1811-1950 ये हमेशा
हमेशा चालू रहता है, सुबह के 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक ये चालू रहता है। आप आसानी से यहाँ पे कॉल करके कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, अपनी समस्या रख सकते हैं और उसका स्टेटस चेक करने के लिए पुनः कॉल करके उनको 5 दिनों 7 दिनों का स्टेटस मतलब अपना रेफरेंस नंबर बताइएगा, अपना कंप्लेंट आईडी बताइएगा, तो वो चेक करके आपको बता देंगे। ये रास्ता था। दूसरा ये IVR में ही था 1950। केवल जब आप 1950 पे कॉल कीजिएगा तो उस पर भी कॉल लगेगा, लेकिन जब आपके क्षेत्र में हर बार नहीं लगता है, जब आपके क्षेत्र में इलेक्शन का काम चालू रहता है तो उस समय 1950 पे आप कॉल करके कंप्लेंट करा सकते हैं। ये तो था IVR। लेकिन आप किस तरह से आप खुद से, मान लीजिए कि आपको IVR नहीं करना है, आप खुद से लिख करके कंप्लेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए वहीं NBSP के पोर्टल पर आइएगा और NBSP के पोर्टल पे आने के बाद देखिए सबसे नीचे आइएगा, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और यहाँ पे रहता है, यहाँ पे सबसे नीचे है EVM मशीन के नीचे कंप्लेन एंड सजेशन। जैसे ही आप कंप्लेन एंड सजेशन पर क्लिक कीजिएगा तो ये जो है आपके सामने मतलब ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और प्रोसेस लेने के बाद जो है ECI गवर्नमेंट का कंप्लेन एंड सजेशन वाला पेज जो है ये खुल करके आएगा। तो इस तरह आपके मोबाइल में खुल करके आएगा। तो देखिए यहाँ पे विजिट NGSP पोर्टल मतलब कि नेशनल ग्रीवियंस सर्विस पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है कि आप जो है वहां से आसानी से क्या करा सकते हैं, कंप्लेंट करा सकते हैं। तो इसको नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और यहाँ पर लिख रहा है विजिट NGSP पोर्टल, मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा ये इसका जो सिटीजन सर्विस है मतलब कंप्लेन वाला जो है वो खोल करके आएगा। तो देखिए दोस्तों, यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन है, साइन अप कीजिएगा। आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो पासवर्ड फॉरगॉट पे कीजिएगा। यहाँ पे ट्रैक कंप्लेंट मतलब आप ECI को कंप्लेन करते हैं वो IVR के थ्रू, तो उसका भी स्टेटस आप यहाँ से सेलेक्ट करके आपका जो कंप्लेन आईडी डाल करके आप सर्च कर सकते हैं। फिलहाल मान लीजिए कि मैं जो है क्या कर रहा हूँ, तो आपको जो है साइन अप करके दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से आप साइन अप कीजिएगा, नया अकाउंट बनाइएगा और फिर आप किस तरह से कंप्लेन कीजिएगा। तो साइन अप पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आप साइन अप पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कह रहा है कि मोबाइल नंबर फिर email ID और यहाँ पे जो कैप्चा दिया हुआ है फिल करके यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा। तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP वेरीफाई करने के बाद आपका जो अकाउंट है क्रिएट हो जाएगा। आप आसानी से लॉगिन करके आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है मैं अपना मोबाइल नंबर और email ID टाइप करने के बाद कैप्चा फिल करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करता हूं। उसके बाद जो विंडो खुलता है आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने जो है सारे डिटेल मोबाइल नंबर, email ID और कैप्चा फिल करने के बाद जब भी किया था तो यहाँ पे OTP मेरे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आ चुका है। तो उसको मैं क्या कर दूंगा, तो आसानी से यहाँ पे टाइप कर दूंगा। जैसे ही मैं आसानी से यहाँ पे OTP टाइप करूंगा फिर वेरीफाई पे क्लिक करूंगा। जैसे ही OTP टाइप करने के बाद वेरीफाई पे मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए मतलब हमें जो है ये नया पेज पर लेके जाएगा। और ये मतलब OTP आने में यदि आपके मोबाइल में कुछ समय लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, तो इसे वेट कर सकते हैं। वेट कीजिएगा, थोड़ा देर में चला आएगा, या फिर कुछ दूसरे समय आप ट्राई कीजिएगा तो आप आसानी से ये मतलब OTP आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर चला आएगा। या फिर आप वही मोबाइल नंबर दीजिएगा जो कि आपका मोबाइल नंबर चालू हो। जब OTP आएगा और उस पर वेरीफाई कीजिएगा तो उसके बाद जो है जिस तरह की इंटरफेस खुल के आएगा उसको मैं ओपन कर रहा हूँ। तब तक मैं वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आपके सामने जैसे ही आप OTP से वेरीफाई कीजिएगा इस तरह का आएगा। आपको क्या करना होगा, इसमें सारे जो है मतलब कि इसमें आपको आपका नाम सब कुछ यहाँ पे टाइप करना होता है। सारे डिटेल जो है आपको फिल करने होते हैं। तो फर्स्ट नेम आपका जो भी नाम हो आप जो है आसानी से यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप अपना फर्स्ट नाम दीजिएगा, फिर यहाँ पे लास्ट नाम दीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैं कंप्लेन करने का रास्ता बता रहा हूँ, तो ये नहीं है कि आप खुद गलत हैं, आप खुद मतलब अंडरस्टैंड अप्लाई कर दिए उसके बाद आप कंप्लेन कीजिए। नहीं, यदि आप पूरा तरीका से आप खुद सही हैं, आप में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, तब जाकर कि ये सारा प्रोसेस जो है आप कंप्लेन करने के लायक है। यदि आप खुद गलती हैं तो आप कंप्लेन नहीं कीजिएगा, आप कंप्लेन करने के लायक ही नहीं है। मतलब कि जब आप सब कुछ सही है, खुद सही है, आप में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, तब ये प्रोसेस है आपको कंप्लेन करने का। लेकिन मान लीजिए कि आप में ही कमी है, आप ये गलती करते हैं, वो गलती करते हैं, इधर करते हैं, उधर करते हैं, फिर कंप्लेन करते हैं, तो ये गलत बात है। ये सही बात ये तब है, मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो कि पूरा तरीका से सही है। वो मतलब चाहते हैं कि उनका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए, जबकि मतलब लापरवाही के कारण से रिजेक्ट कर दिया जाता है, या फिर कुछ खास मतलब हल्का फुल्का कमियों के कारण रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो उनके लिए वीडियो बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे टाइप कर देंगे। फिर यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ हो, आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आसानी से टाइप कर दीजिएगा और मेल फीमेल या फिर जो हो आप टाइप कर दीजिएगा। यदि मान लीजिए कि आपका जो इपिक नंबर है, आपको अपना इपिक नंबर मिला हो, यदि कह रहा है कि इफ एनी मतलब आपका जो इपिक नंबर कोई हो, तो आप यहाँ से आसानी से टाइप कर सकते हैं। और कह रहा है कंपोजिट पोस्टल एड्रेस, मतलब आप जो है आप क्या कर सकते हैं, तो आपका जो एड्रेस है उस एड्रेस को आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो आसानी से टाइप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं वीडियो को पॉज करके फटाफट फिल कर दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने जो है पूरा डिटेल फिल कर दिया है। सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर पहले से है, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी रख दूंगा, फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ, फिर मेल फीमेल। यदि आपका एपिक नंबर अवेलेबल है तो एपिक नंबर दीजिएगा, नहीं है तो आप अपना यहाँ पे एड्रेस टाइप कर दीजिएगा जो आपका विलेज हो, पोस्ट ऑफिस हो। फिर यहाँ पे सिटी दिया हुआ है, तो आप चाहें तो आपका जो सिटी है, मान लीजिए जो भी सिटी है उस सिटी को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, तो टाइप कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट चुनिएगा, फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट चुनिएगा, फिर पिन कोड डालिएगा, फिर पासवर्ड मतलब आपको वो बनाना है जिससे कि आप इसमें लॉगिन कीजिएगा और कंप्लेन को फाइल कीजिएगा।
तो पासवर्ड जैसे India@123 से टाइप करके फिर सर्च पे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे इतना करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, आपका जो है वो अकाउंट बन चुका है और यहाँ पे सारे डिटेल आपको शो हो जाएगा कि आपका पासवर्ड जो है सारा डिटेल जो है आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे यदि आपका मतलब कहीं गलती लगता है तो आप जाकर के एडिट कर दीजिएगा, आपको सारे सही लगता है तो आप सेव पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सेव पे क्लिक कीजिएगा आपका जो मतलब कि ये पूरा डिटेल है वो सेव हो जाएगा और आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। देखिए आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो गया, लिख रहा है वेलकम रवि कुमार। इसमें कोई जरूरी नहीं है, देखिए ये जो मतलब बन रहा है ये जरूरी नहीं है कि आप कंप्लेन करने के लिए बना रहा है, आपका कोई सजेशन हो या फिर आप कोई सूचना देना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, इसका सर्विस में कोई आपको दिक्कत लग रहा है या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी के विरुद्ध भी यदि आप कोई कंप्लेन करना चाहते हैं, कोई गलती आपको कर दिया या फिर कोई मतलब कि भ्रष्टाचारी करा है, कोई सा भी आपको कंप्लेन हो इलेक्शन डिपार्टमेंट से संबंधित कोई सा भी आपको कंप्लेन लगता हो जिसमें लगता हो कि आप सही है, कंप्लेन करना जरूरी है, इसमें सुधार होना चाहिए, आप अपना कंप्लेन सजेशन दे सकते हैं। इसी के लिए पोर्टल बना हुआ है, मतलब नेशनल ग्रीवियंस सर्विस है, ये लोगों की सहायता के लिए सर्विस बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आपको कंप्लेन कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कंप्लेन का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे रजिस्टर न्यू कंप्लेन या फिर माई कंप्लेन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका पुराना वाला कंप्लेन दिखेगा, लेकिन आपको नया कंप्लेन करना है तो रजिस्टर न्यू कंप्लेन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप रजिस्टर न्यू कंप्लेन पर क्लिक कीजिएगा तो ये जो है आपको नया पेज पे लेके जाएगा, पेज वहीं रहेगा, मतलब कि इसमें आपको कंप्लेन का जो मतलब प्रोसेस है वो चालू होगा और उस पर आपको लेके जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब उसको आपको उस पर लेके जाएगा तो आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने जो है ये कंप्लेन का प्रोसेस खुल गया है, तो आप क्या कीजिएगा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिख रहा है कि ये यहाँ पे मतलब कह रहा है कि चूज कंप्लेन, यहाँ पे कंप्लेन सेलेक्ट करने के लिए तो कह रहा है कि सिटीजन, पॉलिटिकल पार्टी या फिर कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट, मतलब कि आप यदि आप नागरिक है तो नागरिक के लिए, आप पॉलिटिकल पार्टी है उसके संबंध में आपको कंप्लेन करना है या उससे संबंधित कंप्लेन करना है तो आप यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा। लेकिन फिलहाल जो है यदि आप सिटीजन है, एक नागरिक है, तो फर्स्ट वाला पर सिलेक्ट रखिएगा। फिर यहाँ पे टाइप आता है, टाइप में आपको क्या चाहिए, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, मतलब कि आपको चाहिए क्या, या फिर स्टेट पार्टी या फिर नेशनल कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब ये पे पार्टी दिया हुआ है कि देखिए वहां पे जब आप पार्टी सेलेक्ट कीजिएगा तो उसमें आपको पार्टी का नाम आएगा, लेकिन आप सिटीजन है तो इसको नहीं सिलेक्ट कीजिएगा, वैसे ही रहने दीजिएगा। फिर अगला है चूज ए स्टेट कौन से, मतलब कह रहा है कि आपको स्टेट चुनना है कि आप किस स्टेट से क्या आते हैं तो उससे संबंधित है। जब स्टेट चुनिएगा तो फिर उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चुनने के लिए आता है, ये जो है मतलब जैसे आप इसमें चुनिएगा तो उस आपका जो कंप्लेन है उसी डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाएगा, फॉरवर्ड किया जाएगा वहीं पे और आपका समाधान वहीं पे होगा, तो वहाँ पे चुन लीजिएगा। फिर आपको असेंबली चुनने के लिए आता है, जो आप जो है किस असेंबली से संबंधित है, जिस असेंबली से संबंधित है उस असेंबली को आप आसानी से चयन कीजिएगा। फिर यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है, मतलब कैटेगरी देखिए इलेक्शन पीरियड, इलेक्शन कह रहा है कि फिर इलेक्शन पीरियड, नॉन इलेक्शन पीरियड, मतलब कि यदि आपको इलेक्शन पीरियड में ही मतलब आपको कंप्लेन करना है तो इलेक्शन पीरियड, मतलब कि एक शिकायत हो रहा है इलेक्शन पीरियड में तो इलेक्शन पीरियड ही रखिएगा, या फिर नॉन इलेक्शन पीरियड भी रख सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपको मान लीजिए कि ये सारा कंप्लेन हुआ है तो आप नॉन इलेक्शन पीरियड रखिएगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने कंप्लेन किया है तो ये इलेक्शन पीरियड में नहीं था, ये नॉन इलेक्शन पीरियड में था, आपको वोटर आईडी कार्ड बनवाना था, तो नॉन इलेक्शन पीरियड रखिएगा और नॉन इलेक्शन पीरियड रखिएगा। उसके बाद जो है आपको क्या करना होगा, ये जो है पूरा पेज खुलेगा दूसरा, और इसमें जो है आपको आएगा चूज कैटेगरी, तो कैटेगरी मतलब ये कैटेगरी चुन लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है चूज ए सब्जेक्ट, मतलब कि यहाँ पे कैटेगरी में आप नॉन इलेक्शन पीरियड चूज कर लिए तो फिर आपको कहेगा कि सब कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए, तो सब कैटेगरी में ई रोल, आईटी एप्लीकेशन, पॉलिटिकल पार्टी, वेबसाइट, आपको क्या प्रॉब्लम है, यदि आपको वेबसाइट में प्रॉब्लम हो रहा है, कोई सर्च नहीं कर रहा है, दिखाना है तो उस पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको इलेक्ट्रिक रोल में प्रॉब्लम है तो ई रोल में, मतलब ई रोल जो है इस पर आप सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे आप ई रोल में सेलेक्ट कीजिएगा, आपके सामने देखिए यहाँ पे अब आता है कि मतलब सब कैटेगरी भी सेलेक्ट कर लिए, अब यहाँ पे है कैटेगरी में आइए, तो कैटेगरी में कह रहा है कि फॉर्म 6 टू ऐड नेम, मतलब आपको नाम ऐड करने में प्रॉब्लम है। फिर कह रहा है कि नाम में ही करेक्शन वाला प्रॉब्लम है। देखिए इसमें यदि आपको जिस प्रकार का फेक इलेक्टर है, रॉन्ग एनरोलमेंट है, अदर मिसलीशियस मतलब फेक इलेक्टर है, आपको जो लग रहा है कि मान लीजिए कि कोई किसी का फेक ऐड हो गया है, उसके बारे में आप कंप्लेन करना चाहते हैं कि मतलब कि पीडीएफ वाला नॉल, मतलब कि पढ़ लीजिएगा तो आपको सबसे मतलब नहीं है। यदि आप जो यहाँ पे दे रहा है फॉर्म 6 वाला जो टू ऐड नेम, इसी में आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पे टेक्स्ट डालना है कि मतलब आपको टेक्स्ट डालना है। देखिए अब यही आता है कि आपका मतलब रिजेक्ट हुआ है किस कारण से, वही कारण इसमें डालना रहता है उसका कारण से। तो मान लीजिए आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप किसी भाषा में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको सजेस्ट करते हैं कि इंग्लिश में लिखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए दोस्तों मतलब कि आपको क्या करना होगा, मान लीजिए कि जैसे मैंने पहला वाला का सर्च किया था स्टेटस, तो उसमें था कि उनका जो इनवैलिड फोटो का रिजेक्ट हो गया, तो कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिनका रिजेक्ट हुआ कि वो हियरिंग पर नहीं पहुंचे थे, उनका एड्रेस मालूम है तब जाकर के दीजिएगा, और यदि एड्रेस नहीं मालूम है तो एड्रेस के लिए यहाँ पे कंप्लेन कीजिएगा। आप हियरिंग पर बोल दिए, मतलब इसे लिखिएगा कि मतलब कि जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं वैसे आवेदन लिख दीजिएगा कि आपने
मतलब बोल दिया कि हियरिंग पर आइए, आपने ना ही कोई एड्रेस दिया, तो आप अपना प्लीज अपना एड्रेस प्रोवाइड कीजिए जिससे कि हम वहाँ पे ला करके अपने डॉक्यूमेंट दे सकें। इस तरह से यदि मान लीजिए कि आप ये परमानेंट रेसिडेंट है, वहाँ पे लिख दिया जाता है कि आप रेसिडेंट नहीं है, तो आप लिख दीजिए कि मैं यहाँ का वासी हूँ, रेसिडेंट हूँ, और आपने जो मेरा फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया। तो क्यों रिजेक्ट कर दिया? आपने फिजिकल वेरिफिकेशन किया नहीं, उसके बाद रिजेक्ट कर दिया, बीएलओ से पूछा नहीं, फिर भी उसके बीच में जो है आपने रिजेक्ट कर दिया। तो क्यों रिजेक्ट कर दिया? आप उसका कारण दीजिए, हमें बताइए कि आपने रिजेक्ट क्यों किया, जबकि मैं वहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट था। तो जो भी मतलब जिस कारण से आपका रिजेक्ट हुआ, तो इसमें कारण लिखिएगा, और कारण लिखने के बाद यहाँ पे यहाँ का कीबोर्ड नहीं यूज कीजिएगा, अपने मोबाइल का कीबोर्ड से क्या कर दीजिएगा, तो इसको लिख दीजिएगा। और लिखने के बाद जो है यहाँ पे मान लीजिए कि यदि कह रहा है कि आपके पास कोई यदि डॉक्यूमेंट हो, यदि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई रिजेक्ट कर देता है कि आप हियरिंग पर नहीं आए थे, अगर वो रिसीविंग दे देता है, तो यहाँ पे जो रिसीविंग दिया रहेगा आप उसे मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो चूज करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन वैसा बात नहीं है, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप मतलब कि अपलोड ही कीजिएगा। आप अपना ग्रीवेंस लिख करके और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका जो मतलब कि वो कंप्लेन है वो कंप्लेन रजिस्टर हो जाएगा, और आपको कंप्लेन आईडी मिल जाएगा। कंप्लेन आईडी मिल जाएगा, तो कंप्लेन आईडी मिल जाएगा, तो कंप्लेन आईडी से स्टेटस चेक कर सकते हैं। फिलहाल जो है मुझे कंप्लेन नहीं करना है, तो मैं आपको केवल समझा दिया। फिर यहाँ पे देखिए, आप जब कंप्लेन कर दिए, कंप्लेन आईडी मिलेगा, तो कैसे आप स्टेटस चेक कीजिएगा, तो यहाँ पे इसी तरह लॉगिन कीजिएगा और कंप्लेन में आइएगा। कंप्लेन में आने के बाद माई कंप्लेंट में जैसे ही आइएगा, तो आपने जो मतलब कंप्लेन इसमें ऐड किया रहेगा, वो आपका कंप्लेन का जो मतलब स्टेटस है वो यहाँ पे शो कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिख रहा नो रिकॉर्ड पर मतलब कोई नहीं है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मतलब मैं दूसरा आईडी से कंप्लेन किया था, तो उस कंप्लेन का दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। दोस्तों घबराइए नहीं, यदि आपका रिजेक्ट हो रहा है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तो आपका समाधान इसी में वर्णित है, सब कुछ समाधान इसी में। तो देखिए, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लॉग आउट दिया, मैं लॉग आउट कर देता हूँ। तो लॉग आउट करने के बाद जो है आप मतलब लॉग आउट करने के बाद मैं उस आईडी से लॉगिन कर रहा हूँ जिससे कि मेरा जो था वो कंप्लेन हुआ था। तो देखिए यहाँ पे लॉगिन दिया हुआ है, और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है इस पर मैं क्लिक करूंगा, और देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है मतलब कि मैंने जो भी किया था, जिस आईडी से कंप्लेन किया था, उस आईडी को मैं यहाँ पे रजिस्टर करके सबमिट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इतना करने के बाद ये जो है अब खुल गया। अब यहाँ पे आएंगे कंप्लेंट पे, और जो माई कंप्लेंट से इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे माई कंप्लेंट पे हम क्लिक करेंगे, तो देखिए मैंने जितना भी कंप्लेंट किया था वो सब यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे लिख रहा है स्टेटस में क्लोज, मतलब ये सारे कंप्लेंट क्लोज हो चुके हैं, मतलब ये मेरा आवेदन एक्सेप्ट हो गया, तो हमको इसका जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए आप जितना भी कंप्लेंट करते हैं सारा डिटेल हमेशा शो रहता है, इसको कभी भी रीओपन या फिर आप चाहें तो इसका प्रोसेस कर सकते हैं, रीओपन हमेशा नहीं होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे कंप्लेंट आईडी भी दिया हुआ है, सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहली बार कंप्लेंट किया था, तो आया था प्लीज कंसल्ट टू बीएलओ, मतलब कह रहा था कि बीएलओ से द्वारा कंसल्ट कीजिए, आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट होगा। जबकि ये मैंने जब भी फॉर्म अप्लाई किया था, तो मतलब मैंने बीएलओ से पूछा था कि क्या आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया था, तो बोल दिया कि कॉल नहीं आया था, फिर भी बोल दिया गया कि आप कंसल्ट बीएलओ कीजिए। तो बीएलओ से मैंने कॉन्टेक्ट किया था, जो मतलब लापरवाही के कारण ही हुआ था। फिर कह रहा है फॉर्म रिजेक्टेड, सो यू आर नॉट प्रेजेंटेड हियरिंग डेट। मैंने दोबारा कंप्लेंट किया था, तो वही कह रहा था कि आपने जो हियरिंग डेट पर नहीं आया था, जिसके कारण आपका रिजेक्ट हुआ था, जबकि मैं हियरिंग पर गया भी था, इसे भी लापरवाही से रिजेक्ट कहा जा सकता है। फिर अगला था यहाँ पे फॉर्म रिजेक्टेड, सो यू आर नॉट प्रेजेंटेड हियरिंग डेट, सेम था वही वाला है कि मतलब आप मतलब हियरिंग पे नहीं है, जिसके कारण रिजेक्ट हो गया। तो इस तरह से मैं कंप्लेन करके सारे डॉक्यूमेंट को इकट्ठा कर रहा था, जिससे कि मैं आगे का कदम बढ़ा सकूं। मतलब कि अब जो मतलब डीईआरओ हैं, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट में जो है जो डीएमई होते हैं, उनको मतलब पूरा डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर रहा था कि मैं जा रहा हूँ, रिजेक्ट हो जा रहा है, तो सबका स्टेटमेंट करके रख रहा था कि मैं जाकर उनको दिखाऊंगा, वहां पे जाकर के डायरेक्ट कंप्लेन करूंगा, जिससे वो नीचे वाले डिपार्टमेंट को सुधारेंगे। लेकिन इससे पहले ही मेरा एक्सेप्ट हो गया, तो मतलब उसको हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि आप जो है किस तरह से मतलब कि ये सारा जो चीज़ है ये आप कर सकते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि यदि आपका सब कुछ सही होता है, यदि आप सारे चीज़ सही से अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद जो है आप किस तरह से कंप्लेन कर सकते हैं, इसको मैं आपको बता दिया। यदि आप कॉल करके करना चाहें तो भी आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन कॉल के अलावा यदि आप चाहते हैं कि ना हम खुद से कंप्लेन करें, यदि आप सब कुछ सही है तो कंप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों ये पोर्टल केवल कंप्लेन के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि सजेशन भी, आप जो है कोई सूचना भी देना चाहते हैं, कोई सजेशन भी देना चाहते हैं, तो भी आप आसानी से इसे क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल मतलब तरीके से वीडियो बना दिया, जो कि जिनका जो है आवेदन करते थे और बार बार रिजेक्ट हो जाता था, उनका भी समाधान इसी में वर्णित है। आप जो है इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए और पूरा सुनिए, मैंने जिस तरह से बताया उस तरह कीजिएगा, तो आपका आवेदन जो है सक्सेसफुल एक्सेप्ट हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।